नमस्कार। कल पार्ट 1 फिजिक्स थर्ड पेपर में हमने एटॉमिक पोलराइजेशन की जानकारी की थी। साथ ही हमने ये देखा था कि किस प्रकार से पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा, उसका कारण समझाया था। पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है और उसके कारण परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी बन जाता है। मैंने कल आपको फिर आगे बात बताई थी कि यदि हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखें, तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण उसमें इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बनता है और यह इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का जो मान है यह इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। इस अध्ययन के आधार पर हमने परमाणविक ध्रुवणता, एटॉमिक पोलराइजेशन की कंसेप्ट को समझा था। अब हम अपने इस अध्ययन को और आगे बढ़ाते हैं। हमने सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पढ़ा और वहाँ पर हमने ये सीखा था कि ठोस पदार्थ में जो बैंड की रचना हो रही है वह बैंड की रचना बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और ये दोनों बैंड जिस गैप से सेपरेटेड हैं हमने उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा था। इस प्रकार के बैंड की रचना होती है और इस कंसेप्ट के आधार पर फॉरबिडन एनर्जी गैप के मान पर हमने माध्यम के अलग प्रकार की जानकारी की थी। हम कूलम के नियम से ये जानते हैं कि यदि कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है वह चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनकी डिस्टेंस के साथ साथ मीडियम पर भी निर्भर करता है। और जो मैं जिक्र कर रहा था, हम मीडियम कई प्रकार के ले सकते हैं। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के आधार पर हमने 3 प्रकार के मीडियम की बात सीखी है। हम इनको कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में जानते हैं। आपने ये अध्ययन गत वर्ष काफ़ी विस्तृत रूप से किया हुआ है। बस संक्षेप में कुछ बातें आपको स्मृत कराते हुए हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विषय को आगे डेवलप करते हैं। कंडक्टर के केस में हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। चार्ज कैरियर मिलते हैं और आपको ध्यान है इनकी जो कंडक्टिविटी होती है काफ़ी हाई होती है। इनकी कंडक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो लगभग 10⁸ महो पर मीटर का होता है। सेमी कंडक्टर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो मान है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अथवा बैलेंस बैंड में स्थित होल्स इसमें चार्ज कैरियर का कार्य करेंगे और इनकी कंडक्टिविटी का एक जो ऑर्डर है
वो 10⁻⁻1 से 10⁻² महो पर मीटर का होता है। तीसरा केस जिसकी हमने जानकारी की है वह है इंसुलेटर कहलाता है। कुचालक इंसुलेटर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 7 MeV फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान होता है। तो सामान्य रूप से इतनी हाई एनर्जी होने के कारण कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाता। जब ट्रांजिशन नहीं हो पाता तो इसका अर्थ हुआ कि फ्री चार्ज कैरियर हमको नहीं मिल पाएंगे। फ्री चार्ज कैरियर नहीं मिल पाएंगे इसका मतलब कंडक्टिविटी का मान बहुत कम हो गया, लो हो गई। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है उसका मान काफ़ी कम होता है। इनकी कंडक्टिविटी नियरली 10⁻⁻16 महो पर मीटर की ऑर्डर की होती है। अब हम देखें यदि इंसुलेटर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखें तो हमें माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट नज़र आएगा। अर्थात हम ऐसे मीडियम को जहाँ पर आवेश का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लोकल डिस्प्लेसमेंट होता हो, हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कह सकते हैं। अर्थात आवेश का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन इसमें रहता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब बाउंड स्टेट में रहते हैं। और यदि एक हम आइडियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो उसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होंगे। परंतु अगर ऐसे माध्यम के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति की चर्चा करें, तो ऐसे माध्यम में डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी परमाणु में उपस्थित धनावेश के केंद्र तथा ऋणावेश के केंद्र दोनों के ऊपर समान और विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। और इस परमाणु में समान और विपरीत दिशा में कार्यकारी बल के कारण यहाँ पर चार्ज का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लोकल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और इस तरह का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो लोकल डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह की जो ये घटना है, हम इसको पोलराइजेशन के रूप में कहते हैं। हम अपने अध्याय में डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन विस्तृत रूप से सीखने वाले हैं। और जब पोलराइज हो जाएगा तो जो मीडियम है वो पोलराइज मीडियम कहलाएगा। इसका अर्थ हुआ कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइज मीडियम की हमें आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। इस तरह के मीडियम को हम दो वर्ग में बांटे हैं। एक मीडियम आइसोट्रोपिक मीडियम कहलाएगा, दूसरा जो मीडियम है वो एन आइसोट्रोपिक मीडियम कहलाएगा। आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो मीडियम होगा जिसमें जब आप बाहर से एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं तो होने वाले जो व्यवहार है, जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भर नहीं करते। वो सभी दिशाओं में जो गुणधर्म है वो समान बने रहते हैं। तब जो माध्यम है वो आइसोट्रोपिक मीडियम कहलाएगा। लेकिन यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के व्यवहार में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करें तो ऐसा जो माध्यम है वह माध्यम फिर एन आइसोट्रोपिक मीडियम कहलाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के दो माध्यम हो सकते हैं, एक आइसोट्रोपिक होगा, एक एन आइसोट्रोपिक होगा। आइसोट्रोपिक मीडियम में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि सभी दिशाओं में उसके गुणधर्म समान रहेंगे। हम जानते हैं
यदि हम वैक्यूम के स्थान पर कोई माध्यम ले लें, मान लीजिएगा होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने लिया और वैक्यूम के स्थान पर लगाया, तब कूलम के नियम के अनुसार चूंकि आपने माध्यम को बदला है, तो कूलम के बल नियम के अनुसार जो समीकरण बनेगी वह इस प्रकार की होगी। इस समीकरण में आप देख रहे हैं एप्सिलॉन 0 के स्थान पर मैंने एप्सिलॉन लिखा है। एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। चूंकि आपने माध्यम वैक्यूम के स्थान पर यह कर दिया है, इसलिए इस समीकरण में यह एप्सिलॉन परमिटिविटी है माध्यम की। हम इसके आधार पर एक रिलेटिव परमिटिविटी टर्म डेवलप करते हैं, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और इसको जो डिफाइन किया जाता है या इसकी जो परिभाषा बनती है वह परिभाषा माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होती है। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है। विद्युतशीलता तो दोनों परमिटिविटी का जो रेशो होगा मीडियम टू वैक्यूम, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, जो ये रेशो होगा, यह रेशो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में कहलाएगा। सामान्य रूप से एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है और अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होगा। हम इस प्रकार का अध्ययन, इस प्रभाव की व्याख्या परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति में निहित रहती है और उसका अध्ययन इस यूनिट में विस्तृत रूप से करने वाले हैं। ध्यान रहे, सभी इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक नहीं समझना चाहिए। ये तय है जितने भी डाइलेक्ट्रिक होंगे वो सभी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होंगे, लेकिन सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक हों ये जरूरी नहीं है, परावैद्युत नहीं होते। हम पदार्थों में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है। इंसुलेटर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बहुत कम होता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंसुलेटर का मान ज़्यादा होता है। तो दोनों शब्द से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों के बीच में जो प्रमुख अंतर हैं वो मैंने आपको समझाए हैं। धन्यवाद।